अम्मी की दोस्त रूहानी इल्म रखती हैं और इनके पास मोक्किल भी हैं जिनकी मौजूदगी मैंने इनके घर में महसूस की थी। मैं इनको खाला कहकर पुकारूंगा तो कहानी में खाला ही कहूंगा। खैर ये बात मैंने सुनी और अनसुनी कर दी, लेकिन एक रात मैं अपने कमरे से सीधा अप्पू के कमरे में गया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है, शायद किसी बात पर। लेकिन जब मैं वहां गया तो दोनों सो रहे थे। अगली सुबह अम्मी उठी और खाला के घर गई और उनको बताया कि रात को जब अम्मी की आंख खुली तो इन्होंने देखा कि अब्बू तो सो रहे थे, लेकिन उनके पांव वाली तरफ वही औरत बैठी हुई थी, सर झुकाए। और उस औरत ने अचानक सर ऊपर किया और उसके हाथ में एक माचिस की तीली थी और उसने वो तीली अब्बू की टांग पर लगा दी, लेकिन वो जल नहीं रही थी तो अब्बू सोते रहे। लेकिन जब अम्मी ने इनकी टांग पर उस जगह देखा तो वहां जलने का निशान था। खैर खाला ने सब सुनकर अम्मी को पानी दिया और कहा कि एक बार कमरे की दीवारों पर छिड़क दो, और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ सालों बाद कुछ खानदानी मसाइल की वजह से घर में तकसीम हो गई थी तो पिछला हिस्सा अलग हो गया था। हम सामने वाले कमरे में रहते थे और पीछे वाला चचा के इस्तेमाल में था। हमारा वॉशरूम कमरे के बाहर की तरफ है और पिछले हिस्से का रास्ता भी वहीं से है। एक रात अब्बू वॉशरूम से बाहर आए। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा पानी पी रहा था तो अब्बू निकलते ही रुक गए और खड़े होकर मुझे बहुत डरते हुए देखने लगे, जैसे वहां मैं नहीं बल्कि कोई और चीज बैठी हो, और एक ही लंबा सांस लेकर अंदर जाकर सो गए। उस रात के बाद चीजें बदलने लगी। अब्बू बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो गए। शुरू में बुखार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फेफड़ों की बीमारी शुरू हो गई। पूरी पूरी रात खांसते रहते और ऐसी खांसी के सांस रुक जाता और अक्सर खांसते हुए गले से कुछ कागज की तरह चीज के टुकड़े बाहर आते। फिर अब्बू का रूहानी और तबी इलाज शुरू हुआ। रूहानी इलाज अम्मी अपने तौर पर करवा रही थी क्योंकि अब्बू को जब ऐसा कुछ कहा जाए कि रूहानी इलाज करवाएं तो गुस्सा आता था। खैर अब्बू ने बाकायदा नमाज शुरू की तो ये सब ठीक होना शुरू हो गया, हत्ता कि इनके फेफड़ों की बीमारी भी ठीक होना शुरू हो गई। लेकिन उनका बायां फेफड़ा बहुत ज्यादा खराब हो गया था और अब भी वो जरा सी धूल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। उस सब के बीच चचा के साथ हमारे मसाइल चलते रहे तो वो लोग घर मुंतकिल हो गए और पिछला हिस्सा बंद कर दिया। ये सब ठीक होने के एक साल बाद मुझे एक दिन ऐसी बदबू आना शुरू हुई जैसे कुछ मुर्दा है और सड़ रहा है। मुझे लगा कोई चूहा होगा, लेकिन हर जगह तलाश कर लिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब भी सहन से अंदर आता तो बहुत तेज बदबू आती, जैसे सहन में कोई साया सा बना हुआ था। तो मैंने एक कुर्सी रखी और इस पर चढ़कर देखा। वो खाली था, लेकिन वहां बदबू की शिद्दत ऐसी थी कि मुझे उल्टी आने लगी। और अम्मी के साथ भी यही हुआ। घर में कुरान पढ़वाया गया और वो बदबू गायब हो गई। और एक महीने बाद मैं अब्बू की टांगे दबाकर कमरे से बाहर आया और वॉशरूम जा रहा था और रात के 2 बज रहे होंगे। जैसे ही वॉशरूम की तरफ मुड़ा तो उसी लिबास में जो अब्बू ने उस वक्त पहना हुआ था कोई दरवाजे के पास खड़ा था। एक बार नजर की झलक में गायब हो जाती थी जो भी चीज थी, लेकिन वो तकरीबन 10 सेकंड तक वहां खड़ी रही। और इसी हालत में 10 सेकंड भी बहुत लंबा वक्त होता है। लिबास वही अब्बू वाला था, लेकिन शक्ल काली, हाथ लंबे, शक्ल पर बाल बिखरे हुए थे। खैर मैं भाग कर अंदर आया और अब्बू को देखा तो वो अम्मी से बातें कर रहे थे और वापस जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसके 2 दिन बाद मैंने उसी चीज को चचा वाली साइड पर पिछले हिस्से में खड़ा देखा, लेकिन उस बार वो पूरी काली ड्रेस में थी। और अगले दिन उसी को सहन से छत की तरफ देखते हुए खड़ा देखा। वो चीज मुझे देख रही थी। खैर मैंने अम्मी अब्बू को नहीं बताया और बहुत डरा हुआ था। लेकिन 2 दिन बाद सुबह 10 बजे, हफ्ते का दिन था और अब्बू दफ्तर चले गए थे और मैं आधी नींद में था। जैसे जिस्म सो रहा था लेकिन दिमाग जाग रहा था।
और सब कुछ महसूस हो रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। अम्मी सफाई कर रही थी कि अचानक मेरा वजन तारीख होना शुरू हो गया और जिस्म की हरकत रुक गई, और मेरे कमरे के बाहर वाले दरवाजे से कोई काली ड्रेस वाली चीज मेरे कमरे में आकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर हंस रही थी। अब मैं चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, और अम्मी भागती हुई मेरे कमरे में आई और बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी हो गई जहां वो चीज खड़ी थी। तो मुझे वही औरत अम्मी के पीछे खड़ी नजर आई, उसी मुस्कुराहट के साथ। मुझे खुद तो यही महसूस हो रहा था कि मेरी आवाज नहीं निकल रही, लेकिन मेरे चीखों की आवाज पूरे घर में थी। अम्मी फौरन मेरे पास आई और मेरी आंखों पर हाथ रखकर आयात पढ़ना शुरू कर दी। जैसे इन्हें महसूस हुआ कि मुझे कुछ नजर आ रहा, तो इन्होंने मेरे आंखें ढांप दी और 5 मिनट बाद मैं मामूल पर आ गया। लेकिन तब से मेरे कमरे के कोने में मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई 24/7 मुझे देख रहा है, लेकिन कभी कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद 1 साल गुजर गया और मुझे अपने बिस्तर पर बेचैनी शुरू हो गई। मैंने बिस्तर पर सोना छोड़ दिया और सोफे पर सोना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे मामू की फैमिली रुकने आई थी, तो मामी और इनकी दोनों छोटी बेटियां मेरे बिस्तर पर सो रही थी और मैं सोफे पर लेटकर फोन पर फिल्म देख रहा था। लेकिन बार बार मामी की आवाज आ रही थी कि हाय मुझे तंग ना करो, सोने दो। 3 बार इन्होंने ऐसा ही कहा और फिर अचानक ऐसी आवाज आई जैसे बिस्तर टूट गया या किसी ने बिस्तर पर कोई चीज मारी है। मैंने फ्लैश ऑन किया तो मामी की बेटियां सो रही थी, लेकिन वो खौफजदा होकर सामने की तरफ देख रही थी। खैर मैंने इन्हें पानी दिया और वो अपनी बेटियों को गले लगाकर सोई। सुबह अप्पू दफ्तर चले गए और वहां से मुझे कॉल करके कहा कि बेटा मैं सो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पैरों पर कोई बैठा हुआ है, और जब मैंने आंख खोली तो मेरे पैरों पर कुछ अजीब सी चीज बैठी हुई थी और इसे दबाया जा रहा था। मैंने पैरों को उठाकर बिस्तर के ऊपर से फेंक दिया, वो बिस्तर पर गिरी और गायब हो गई। ये सब अब्बू ने अम्मी को बताया तो इन्होंने बहुत संजीदगी से बात सुनी और किसी से बात करके पानी पर कुछ पढ़कर दीवारों पर छिड़का और घर को सफेद करा दिया फौरन। तब से बिस्तर पर सोने का दिल नहीं करता, तो मैं सोफे पर सोता हूं, लेकिन अब कुछ नहीं होता और ना ही कोई एहसास होता। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो ये छोटे छोटे मसाइल पहले होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ दिन से अजीबो गरीब सरगर्मियां शुरू हो गई हैं जो सही से समझ नहीं आ रही। अगर ये जारी रही और ना रुकी तो मैं इनके बारे में भी कुछ वक्त बाद शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं 2 कहानियां हैं जो कि बहुत खौफनाक है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं कराची गुलशन में रहती थी पहले, लेकिन अब नहीं। तो ये वाकया जब का है जब मैं 12 साल की थी। मैं आपको बताती चलूं कि हमारा घर बहुत बड़ा था। हमारे घर में बस एक ही पोर्शन था, लेकिन जब हम सारे भाई बहन बड़े होने लगे तो पापा ने ऊपर के पोर्शन जो कि छत थी उसको भी फ्लोर बनाने का सोचा। फिर उसके बाद ये घर बनना शुरू हुआ। पहले फ्लोर का जब बस स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ था तो दूसरे फ्लोर का भी सोच लिया। ऐसे करते करते हमारे कुल 3 फ्लोर बनना शुरू हुए। उस दौरान मेरे पापा की डेथ हो गई, जो सबके लिए बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे और अचानक ही ये ऐसी खबर मिली। खैर वापस कहानी पर आते हैं। हम 5 भाई बहन और माँ थी। तो पापा के जाने के 2-3 माह बाद बड़े भाई ने घर बनवाना शुरू कर दिया। अब ये घर हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि हम सब छोटे थे उस वक्त। किसी की शादी नहीं हुई थी। मेरे सबसे बड़े भाई मेडिकल के इंटरमीडिएट के तालिब इल्म थे। खैर अब जब हमारे दोनों फ्लोर्स बन गए तो माँ ने नए फर्नीचर, सोफे और टीवी वगैरह लगवाया पहले फ्लोर में। मतलब उस फ्लोर को बिल्कुल ऐसे सेट कर दिया जैसे हम वहां रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हम सब अपनी माँ के साथ ही सोते थे।
उस वक्त, अब ये बात 2017 की है, मेरी फूफो की बेटी की शादी थी और उन दिनों मेरे पेपर चल रहे थे। मेरी खाला की शादी मेरे चाचा से होनी थी, तो मेरी खाला ज्यादातर हमारे घर होती थी क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ की जरूरत थी। अब जब मेरी कजन की शादी आई तो ये सब शॉपिंग पर चले गए। मतलब मेरे भाई मेरे साथ घर पर रुके थे क्योंकि मेरे दूसरे दिन ही पेपर था। खैर, मेरे भाई और मेरे खाला का एक